नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सदन में संग्राम। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर संबोधन दिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष को भी निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के सदन से गायब रहने पर उन्होंने जमकर तंज कसा। सीएम ने कहा कि पहली बार हो रहा है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ताज्जुब हो रहा है कि ट्विटर पर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया गया, जबकि हर वर्ग राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहता है। इसके बावजूद इसके अभिभाषण को बाधित किया गया। कांग्रेस के बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह। मुख्यमंत्री का इशारा जीतू पटवारी की ओर था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सदन में कई अहम ऐलान किए। सीएम ने ऐलान किया कि डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी, 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल भी माफ किया जाएगा और कोविड काल के दौरान आया 6 करोड़ से ज्यादा का बिल भी माफ होगा। इसके साथ ही सीएम ने बंद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पूरे धूमधाम से शुरू करने की घोषणा भी सदन में की है। तो सदन में आज जो कुछ भी हुआ और जो निशाने साधे गए, कुल मिलाकर कहा जाए कि सदन के संग्राम पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। बिजली के बिल के कारण कोविड काल के दिक्कत हो रही है और इसलिए क्योंकि आपने मामला उठाया और जो सही बात होती है उस बात को स्वीकार करके जनता को राहत देना ये मेरा कर्तव्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। ये बिजली के बिलों की उनसे अब वसूली नहीं होगी। कई किसानों ने 2 लाख रुपया के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफाल्टर हो गए और डिफाल्टर हो गए तो ब्याज का चक्कर चालू हो गया और वो ब्याज की चक्री ऐसी चली कि कई अब बुरी तरह से परेशान है। और इसलिए आज इस पवित्र सदन में ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफाल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। सीएम साहब की आदत है कि सदन में तो घोषणा कर देते हैं, लेकिन धरातल पे जो उनकी घोषणाएं होती हैं उसका पालन बिल्कुल नहीं होता है। 1 साल पहले उन्होंने कह दिया था कि जो वसूली रोकी गई है कोविड के समय, वो वसूली बाद में नहीं की जाएगी, लेकिन हो रही है वसूली आज के समय। अब उन्होंने कहते कि नहीं, हम रोक देंगे, उसको माफ़ करेंगे और जिनने बिल भरा है उनका आगे का हम उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि होने वाला है इस धरातल पे, क्योंकि हमने देखा है इनको। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा करके समाप्त किया है। ये किसानों को बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा संबल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सगे भाई से भी ज्यादा है। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने किसान का हाथ पकड़ा, संबल दिया और उसको आगे बढ़ाया और उसका कर्ज का जो बोझ था उसके वो उससे मुक्त किया है। इसलिए मैं किसानों की ओर से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और किसानों के लिए शिवराज सिंह मसीहा भी और बड़े भाई, सगे भाई। देखिए, आज बहुत कुछ हुआ है सदन में और सदन में जिस तरीके से किसानों के लिए बहुत कुछ कहा गया, सीएम ने कई ऐलान किए हैं और इसके साथ साथ तंज भी कसा है कमलनाथ पर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सदन जब होता है तो सदन में उन तमाम विषयों पर बात हो पाए जो जनता से जुड़ी हुई हैं, महत्वपूर्ण है, उस पर एक सार्थक चर्चा हो और उसका क्या हल निकलता है ये जरूरी होता है। लेकिन फिर भी हमने अक्सर इस तरह की सदन में देखा है कि यदि किसी टॉपिक पर बात हो रही है तो या तो विपक्ष का हंगामा है या फिर विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है जवाब से। अब उस पर यदि शोर शराबा होता है तो कह दिया जाता है कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता, उधर से जवाब दिया आता है कि भाई हम बात रखना चाहते हैं, बात नहीं हो रही है। और कमलनाथ पर भी जिस तरीके से तंज कसा गया, ये एक मुझे लगता है कांग्रेस, मैं जब इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी तो पता चलेगा कि आखिर कमलनाथ कहां हैं, क्योंकि बार बार ये कई बार हो चुका है, ये सवाल उठाते जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्यों गायब होते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका वहां होना बहुत जरूरी है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आज सदन में जो कुछ भी हुआ है, 2 मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना जी हमारे साथ है। विनय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विनय जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए भी क्योंकि आज कुछ मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, उससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आया। जो भी मंत्री ने वहां जवाब दिए, बैगा जनजाति को लेकर बात हुई, सीएम ने कई सारे ऐलान किए हैं, जैसे कि अभी कमल पटेल भी कह रहे थे कि किसानों के मसीहा कह लीजिए या बड़ा भाई कह लीजिए, उनको दर्द को समझने वाला कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो उनको लेके बहुत सारी बातें हुई हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि कमलनाथ जी कहाँ गायब हैं? वो कह रहे हैं कि भाई कभी नहीं होते हैं, जब इलेक्शन होता है तब बिजी हो जाते हैं, सदन चल रही है तो गायब है। देखिए, तो बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दे पे बात करती है जैसे कि वो जो कह रही वही सच है, और असत्य इतना बोलती है और उसको इतने जोर जोर से और बार बार बोलती है कि असत्य को भी सच साबित करने का प्रयास करती है। माननीय नेता प्रोफेसर कमलनाथ जी जिस दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण था पूरे समय सदन में थे, तो ये कहना कि राज्यपाल के अभिभाषण में वो नहीं थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा असत्य और द रिकॉर्ड है। आज की अगर हम बात करें तो आज एक्चुअली में राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्यपाल का अभिभाषण जो उनके द्वारा प्रस्तुत बातें हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो सच्चाई मध्य प्रदेश की उनको नहीं बताते हैं, जो लिख के दिया जाता है वो अभिभाषण राज्यपाल जी पढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा इस बार जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो मेरे सहित कई सीनियर कांग्रेस लीडरों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में नहीं बैठे हम, कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा अभिभाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे संबोधित था। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये कहा, माननीय शिवराज सिंह जी आप तो मुख्यमंत्री हमारे सदन के नेता हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी भी तो बातें करो कि आपने क्या किया इस मध्य प्रदेश के लिए, जिसका जवाब उनके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। आज उन्होंने जब अचानक अभिभाषण पर चर्चा की तो क्या एक आपस में एक बड़ा तालमेल होता है, हमेशा होता पक्ष विपक्ष के बीच कि माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता आपस में बात करते हैं, किस समय कहीं किसी को आवश्यक रूप से जाना होता है तो एक दूसरे के साथ चर्चा की जाती है। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री पूरे दिन भर सदन में बैठते हैं क्या? जब कई बार कमलनाथ जी सदन में बात रख रहे थे तो क्या माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे? तो ये अपराध नहीं है, ये बहुत अच्छा तालमेल होता है सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में। चाहे हमारी राजनीति का काम अलग हो, हमारी धाराएं अलग हो, हमारी सोच अलग हो, हमारी दिशाएं अलग हो, लेकिन सदन के अंदर सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये सदन चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट करें कि आज उन्होंने कब कमलनाथ जी से बात की कि आज वो भाषण देने वाले। आप अचानक कोई भाषण दो और उस पर फिर आरोप लगाओ कि कमलनाथ जी नहीं थे, तो ये इस तरह की बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे सचेतक महोदय आदरणीय गोविंद सिंह जी थे, हमारे कई सीनियर लीडर थे, हम लोग सब वहाँ पे उपस्थित थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप कोई नई बात कहते भी नहीं हो, आप हर बार पुरानी चीज़ को नए कलेवर में पेश करते हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। जो योजनाएं आप असफलता की तरफ ले जाते हो उसकी एक नई योजना उसके ऊपर नई खड़ी कर देते हो, वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मुद्दा हो, और चाहे मध्य प्रदेश में जो आज बजट के रूप में आर्थिक जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, जितने का बजट नहीं उससे बड़ा कर्ज हो गया है। और दूसरी बात, पूरे प्रदेश की संपत्ति बेची जा रही है। मैंने तो पिछले अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो विभाग का नाम रखा है जो संपत्तियों को बेच रहा है उसका नाम सरकारी संपत्ति बेचो विभाग रख दो, जिससे आम जनता को पता चल जाए कि आप एक तरफ 3 लाख करोड़ से ऊपर के कर्ज ले रहे हो और दूसरी तरफ प्रदेश की पूरी संपत्ति जो 70 साल में कांग्रेस शासन में बनाई गई थी प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए, वो पूरी की पूरी संपत्तियां बेची जा रही है। तो आप संपत्ति बेच बेच के भी काम चला रहे हो और आज वो कह रहे थे कि सरकार कर्ज लेती तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल या परसों 2 दिन के अंदर आरबीआई ने और केंद्र सरकार ने जो उनसे कहा है ऑफ द बजट कर्ज आप नहीं ले सकते, उसके बारे में आज उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की? ऑफ द बजट कर्ज पे जब रोक लगाई जाती है इसका मतलब है कि वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, आरबीआई उसको अच्छा नहीं मान रही, केंद्र सरकार उसको पे आपत्ति ले रही है कि अब आपकी कर्जे की लिमिट खत्म है, आप जो चीज बजट में नहीं दिखा रहे हो उससे हट के अब आप बजट से बाहर कर्ज नहीं ले सकते। ये प्रदेश की बुरे हालात है। अब उस पर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करके, झूठे भाषण देके, नारियल फोड़ के आप कितना भी कुछ कर लो, आज मध्य प्रदेश में इतने बुरे हालात हैं। कम से कम 25 विधायकों ने इस बात पे आपत्ति उठाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ सम्मान, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के काम करने पर रोक क्यों लगाई गई है? 15 करोड़ के अतिरिक्त आपने भाजपा के लोगों से अलग से क्यों काम करने के लिए पैसा स्वीकृत किया है? दूसरा, उन पर यह भी आपत्ति है कि जो बीमार लोग होते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के लीजिए, पिछले जब से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने तब से जो बीमार लोग होते हैं उनकी स्वेच्छा अनुदान नीति मुख्यमंत्री के नाम से
जितने भी पत्र कांग्रेस विधायकों के जाते हैं और जो भी पत्र जाते हैं उसको निरस्त कर दिया जाता है। क्या मध्य प्रदेश की जनता को सबका साथ सबका विकास में, क्या आप सिर्फ इसलिए कांग्रेस के वहां पे चुने हुए विधायक हैं इसलिए उनको बीमारी पे इलाज का पैसा भी नहीं मिलेगा? इस सोच के बाद अगर आप नारा ही देते हो सबका साथ सबका विकास, तो इसका अर्थ क्या है? तो जब उस पर माननीय मुख्यमंत्री असह्य बहुत ज्यादा असहज हो गए थे, बाद में कहने लगे नहीं मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं होगा, आप दिखवाऊंगा मैं। छात्रवृत्ति आदिवासी का घोटाला एक इतना बड़ा घोटाला है जिसमें 1200 करोड़ यानी 10 अरब से ऊपर का 12 अरब से ऊपर का घोटाला हुआ। और ये मैंने जब आज इस पे प्रश्न लगाया था तो उसका जवाब देते समय माननीय मंत्री ने माना कि हाँ घोटाला हुआ, घोटाले के साथ साथ इसकी जांच भी चल रही। जब मैंने पूछा कि 2014 से आज तक आप लोग जांच नहीं कर पाए, इसलिए क्या कि मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के कॉलेज हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति घोटाले में जिनकी हिस्सेदारी है, उनके जो कॉलेज 10-10 करोड़ के थे आज 25-50 करोड़ के हो गए। एक कॉलेज वाला 5 कॉलेज का मालिक हो गया। उन पे गिरफ्तारी ना हो, उनको अपराध दर्ज ना हो, उनकी राशि वसूली के चलते उनकी बिल्डिंगें रात सात ना हो जाएं, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि बात तो सही कह रहे हैं कि 2014 से इतने साल में आप जांच को क्यों रोक के रखे। एक और बात आई कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर रोक लगाई है, तो मैंने न्यायालय का पत्र पेश किया कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय कहा है कि जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है आप करिए, इस पर कहीं कोई रोक हमने नहीं लगाई है। लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार जो कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं को हम गाड़ देंगे, माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं माफियाओं को हम भून देंगे, जो उनका अधिकार नहीं है वैसे, लेकिन हम तो चाहते हैं कम से कम गिरफ्तारी करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस चुनौती को स्वीकार करके दिखाओ। और जो मैं आज यहाँ कह रहा हूँ वही मैंने आज सदन में कहा है, उसका रिकॉर्ड है। बाद में हमको बहिर्गमन करना पड़ा कि आदिवासियों के नाम पे सरकार हमारे भील टंटिया का नाम लेती है, बिरसा मुंडा जी का नाम लेती है, लेकिन आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करती। ठीक है विनय जी, मैं वापस आती हूँ। ठीक है शंकर लाल तिवारी जी, बहुत सारी बात है, बहुत सारे सवाल हैं, या ये कह लीजिए कि विपक्ष में होने के नाते जितना मैं विनय जी की बात को सुन के समझ पा रही हूँ, ये एक विपक्ष की पीड़ा भी है कि हर जगह पे उनकी बातों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। ये विपक्ष का नाकारापन है, कोई पीड़ा वीड़ा नहीं। आप देखिए जब विधानसभा जब से लगी, पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण में ट्वीट के द्वारा बहिष्कार हो रहा है, दूसरे दिन जब दूसरी बड़ी बात जब बजट आया, बजट में हंगामा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे मीडिया बोला है, आपने इस पर भी डिबेट रखवाई थी अन्य चैनल में। तीसरा क्रम आता है राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, उसमें सभी दलों के वक्ता बोलते हैं, विपक्ष के भी सत्ता पक्ष के भी, और अंत में नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी की बात होती है। मेरे आदरणीय प्रवक्ता जी कांग्रेस के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी फोन क्यों नहीं किया कमलनाथ जी को। यदि कमलनाथ जी को लगता था कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, मुझे छिंदवाड़ा में रहना है, ये तालमेल जो कर रहे थे दोनों तरफ से होता है। मुख्यमंत्री जी फोन करते कमलनाथ जी को और गायब रहना था कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी ने क्या फोन करके मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि मैं 1 बजे के बाद आऊंगा, मैं 12 बजे के बाद आ पाऊंगा। अब क्या करते, सारे विधायकों के भाषण हो चुके, उसके बाद 2 ही भाषण बचते नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ का। और देखिए दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर अगेंस्ट टू एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट पर, सीबीआई पर, चुनाव आयोग पर, सदन में। आपको मैंने अभी उदाहरण दिया, अभी कहेंगे सदन का समय बढ़ाओ और एक दिन में 15-15 बार, 12-12 बार, 8-8 बार बहिष्कार करेंगे। ये चर्चा करना नहीं चाहिए और सरकार पे उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे। आपने अभी कहा कि ये 2 लाख के डिफाल्टर, अब जयवर्धन सिंह का अभी आ रहा था, आपने जो डिटेल सुनाई, जयवर्धन सिंह जी ने कह दिया और कमलनाथ जी ने भी कहा कि घोषणाएं होती हैं, घोषणाओं पर अमल नहीं होता। अरे भाई स्पेसिफिक आरोप लगाओ ना, भाषण क्यों दे रहे हो चौथे का हाउस के अंदर ये डिबेट में? आप बताइए कि कौन सी घोषणा है जो पूरी नहीं हुई। लाखों बेटियों का कन्यादान हुआ, लाखों बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी, इतने ही नहीं लाखों लोगों ने तीर्थ यात्रा करी, लाखों किसानों का गेहूं सरकार ने कोरोना काल में भी खरीदा। आपके टाइम पे जो खरीदा गया था उसकी पेमेंट 6-6 महीने नहीं मिली, पर सारा समय पर पेमेंट हुआ, 7 दिन के अंदर हर हालत में सबके खातों में पैसे चले गए। आप घोषणा हुई नहीं। मैं जयवर्धन की बात नहीं करता, मैं कमलनाथ जी की बात करता हूँ।
सत्यावर्धन की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने 27,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकाल दिया था। दिग्विजय सिंह 1300 करोड़ रुपए बिजली का बिल माफ करके घोषणा करके चुनाव को पहले चले गए, सरकार भी चली गई। वो 1300 करोड़ रुपए में विधानसभा में था और राज्य की बीजेपी की सरकार ने उस 1300 करोड़ रुपए को माफ किया। दिग्विजय सिंह ने स्कूलों को उन्नयन किया चुनाव के पहले, रेवड़ी दानव की तरह विधायकों को खुश रखने के लिए सारी स्कूलें नॉन बजटेड घोषित कर दी, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी, माध्यमिक से हाई स्कूल, और उसमें लिखा है कागज में हर जगह ऑन रिकॉर्ड है नॉन बजटेड। आप क्या बात कर रहे हो? आपको कुछ दिखता नहीं है। आप कहते हो हमने भाजपा को देखा, उसकी घोषणाएं पूरी नहीं होती। सच ये है कि आपने हमको देखा है, हमने आपको देखा है, और आपको जनता ने भी देखा है और लगातार 50 साल देखा है। 2003 की सरकार, मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह के कुछ विरोध में जो वातावरण था, कुछ क्या भयानक वातावरण था, और उस समय कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। 34 सीटें कांग्रेस जीत करके आई थी, हाउस में ढूंढे नहीं मिलती थी कांग्रेस 230 के, और हमने 2003 जीता, मान लिया आक्रोश में जीता, और 2008 हमने काम पे जीता, 2013 हमने काम पे जीता, और 2018 में आपके झूठे वादे पर, जिसमें आपने कहा 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, वो पाप जो आपने किया, कर्जा माफ किया नहीं आपने। आप कह रहे हो अभी और कहेंगे मेरे मित्र कि मैंने 27 लाख किसानों का, कितने 27,000 किसानों का कर्जा माफ किया। अरे भैया, आपने प्रमाण पत्र बांट दिया और इस कारण विधानसभा में फिगर आया। आप बताइए कि आपने इन कोऑपरेटिव बैंकों को कितना पैसा दिया? सारे कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गए। मैं जानना चाहता हूँ कि 1 रुपए का भी कर्जा इलाहाबाद बैंक ने, ग्रामीण बैंक जो है इलाहाबाद बैंक की शाखा है, मध्यांचल बैंक ने, जो राज्य सरकार की नहीं केंद्र सरकार के बैंक है राष्ट्रीयकृत, उन बैंकों ने 1 रुपए क्यों नहीं माफ किया? क्योंकि आपने 1 रुपए उनको दिया नहीं। उनने कहा अमाउंट आएगा तो माफ करेंगे, और कोऑपरेटिव बैंक आपके घर की दुकान थी। आपने कोऑपरेटिव बैंकों को कह दिया कि आप अपने बजट से इनको एडजस्ट करो। शंकरलाल तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल है जी। आज सीएम ने कई अहम ऐलान किए हैं सदन में, और हमेशा ये बात आती है कि जो भी कहा जा रहा है उसका इम्प्लीमेंट दिखे, वो काम होते हुए दिखे। और जिस तरह से कहा गया कि डिफाल्टर किसानों का कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी, 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ होगा, 6 करोड़ से ज्यादा का बिल माफ होने की बात है, कोविड काल के जो बिजली बिल थे वो भी माफ होंगे। देखिए, कहाँ से इसको कर पाएंगे और कितना वक्त पे ये तमाम चीजें होंगी? मेरा पूछने का ये आशय नहीं है कि आज उन्होंने कह दिया और 10 दिन में तमाम चीजें हो गई। समझते हैं एक प्रोसेस होती है काम करने की, लेकिन जो लोग इस प्रोसेस में लगे होंगे, जो इस काम को समझ रहे होंगे, वो हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि जैसे कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि आपने कर्ज माफी की बात की थी और आज तक उस पर झगड़ा होता है कि कर्ज माफी नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो कहीं ये भी ना हो जाए। मैं आपके बात वही उत्तर में दे रहा था कमलनाथ जी का, कि उन्होंने आरोप लगाया कि घोषणाएं हो जाती हैं और वो दिन मैंने बताया लाखों कन्यादान हुए। आपने कहा 51,000, उसके बाद आप बता दीजिए 1000 भी कन्यादान प्रदेश के अंदर हुआ 15 महीने में। लाखों लाडली लक्ष्मियां बनी। 0% पर किसान को ब्याज देने की बात हमने कही। लाखों किसानों को पिछले 12-15 वर्षों से 0% में, जो पहले कांग्रेस के जमाने में 16%, 18% में किसानों को कर्जा मिलता था, वो 0% में लाखों लाख किसानों को मिला। और ये भी मुख्यमंत्री जी ने क्यों किया? लोगों को लग रहा है कि चुनावी घोषणा, किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता लोकतंत्र है। वास्तविकता ये थी कि ये जो डिफॉल्टर किसान थे, ये 0% में जो कर्जा मिलता है, इसका लाभ नहीं ले पा रहे। 2 लाख के चक्कर में उनने जमा किया नहीं और वो डिफॉल्टर हो गए। उनके ऊपर करोड़ों रुपए की ब्याज चढ़ गई सारे किसानों के ऊपर। मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा। आज प्रदेश का किसान भी जो 2 लाख से ऊपर की संख्या में डिफॉल्टर, उसके आदत है, उसके भी चेहरे में एक बात आई है रौनक, कि अगली बार जब मुझे खेत जोना होगा तो मेरा नाम डिफॉल्टर लिस्ट से कट गया है, अब मुझे 0% में खाद और बीज का पैसा मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ प्रदेश के किसानों को और आत्मा से धन्यवाद कहता हूँ उनकी संवेदनशीलता पर। उन 2 लाख से अधिक किसानों को जिनके डिफॉल्टर हो गए थे, उनकी ब्याज की राशि
सरकार के खजाने से जमा करने की बात कह करके और उन्हें डिफॉल्टर होने से बचा लिया और भविष्य में खेती के लिए 0% में ऋण ले पाएंगे। बातें करने से बात नहीं बनती है। आपको मैंने अभी निवेदन किया है कि कर्ज की बात कर रहे हैं, 60,000 करोड़ का कर्ज 15 महीने में कमलनाथ जी ने लिया। देश की ऐसी कौन सी सरकार है जो कर्जे बने चल रही हो? दिग्विजय सिंह की सरकार हमेशा ओवरड्राफ्ट हुई। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। हमेशा मार्च में कहा कि पेमेंट बंद कर दो, डिपार्टमेंटों को पेमेंट बंद किए। बीजेपी की सरकार कभी ओवरड्राफ्ट नहीं। ठीक है शंकर लाल तिवारी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। का पेमेंट मैं इसका जवाब भी ले लूं, महत्वपूर्ण है इसलिए बीच में रोक रही हूँ। विनय जी, जिस तरीके से ये आज जो कई ऐलान हुए, जो सवाल मेरा अभी शंकर लाल तिवारी जी से भी था, विधायक निधि भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर बढ़ाई गई है, 3 करोड़ करीब कर दी गई है। इसका कितना फायदा है? और जितनी बातें कही गई हैं, ये ब्याज भरने वाली बात या बिल माफ करने वाली बात, ये कितनी सार्थक होती दिखती? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि कर्ज सरकार ले रही है, संपत्तियों को बेच रही है, ये हो कैसे पाएगा? देखिए, बहुत हमारे सीनियर हैं शंकर लाल जी, अब उनकी बात को पे चर्चा न करके जो वास्तविकता है इस प्रदेश की, उस पर चर्चा करूंगा। ये आर्थिक जो आंकड़े पेश किए मध्य प्रदेश सरकार ने, खुद किए, विधानसभा में पेश हुआ है कि हर साल 5,46,000 लोगों के रोजगार जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। और मध्य प्रदेश के अलावा केंद्र सरकार का आंकड़ा आ रहा है कि मध्य प्रदेश में 1,38,00,000 बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में 5,000 डॉक्टरों के पद खाली हैं, 70,000 से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, और दूसरी ओर आंगनवाड़ी के 30,000 पद खाली, जिसका विरोध आंगनवाड़ी बहनें कर रही। 1 लाख से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को बैठा दिया गया घर में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार बहुत कर्ज लेके के बाद बहुत अच्छी स्थिति में है, 5 ट्रिलियन की अगर उसकी इकोनॉमी बनने वाली है, तो फिर आखिर मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी जो हमारे पद है उनको भरती क्यों नहीं? एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जिसमें कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। 20,000 पद हैं, जो मैं कह रहा हूं ये आंकड़े मध्य प्रदेश विधानसभा के। 20,000 SC ST और हमारे भाइयों के और पिछड़े वर्ग के 20,000 पद खाली पड़े हैं, और फर्स्ट ग्रेड के लिए मात्र आवेदन देना है और उसको नौकरी दी जा सकती है, लेकिन उन पदों की भर्ती नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का खुद का आंकड़ा पेश हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर बहुत अच्छी स्थिति है तो ये 20,000 हमारे पिछड़ों के, SC के, हमारे ट्राइबल के, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही? दूसरा, मैं आपसे फिर एक प्रश्न करता हूं, 3500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का हमारे 1,80,000 बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ दिया? यह मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति है। हम अब बच्चों की बात करते हैं। जिस चीज में आप असफल होते हो उसकी एक नई योजना ले आते हो। हम चाइल्ड बजट लेके आए। अगर हम नौकरियां नहीं दे पा रहे तो आत्मनिर्भर का एक नया नारा दे दो। अगर हम राष्ट्रीय जो हमारी संपत्तियां बनी पिछले 70 साल में, उसको आप क्या कहते हो कि साहब हमारे को कर्ज की जरूरत? अगर आप कर्ज लीजिए, मैंने सदन में भी कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है, अगर आप कर्ज ले रहे हो तो फिर हमारी संपत्तियां क्यों बिक रही? दोनों चीज तो नहीं हो सकती ना। आने वाली पीढ़ी कल को ये पूछेगी कि मध्य प्रदेश में सरकार के पास 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं, शून्य है, तो क्या आपको कर्ज मिलेगा? क्या देना चाहते हो मध्य प्रदेश के युवाओं को आप? क्या मध्य प्रदेश के युवा बात करेंगे? आज मध्य प्रदेश का पूरे जो बड़े शहर हैं वो बुजुर्गों का शहर हो रहा है। सब बच्चे पढ़ने कहां जा रहे हैं? पूना जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। IT की पूरी नौकरियां मध्य प्रदेश के बाहर हैं। आप अगर इतना अच्छा हरा भरा प्रदेश था, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो, तो मध्य प्रदेश में नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हमारे युवाओं को? इस बात का जवाब भी बजट में आना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात करते हो, आप कहते हो हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, तो फिर रसोई गैस, पेट्रोल में और डीजल पे आप पूरा का पूरा खून चूस तो जो जनता का है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से ले रहे हो, तो राहत की बात क्या करोगे? आपको ही पता है कि GST 5% जिन वस्तुओं पे है, केंद्र सरकार उसको 5 से 8% करने जा रही, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। और केंद्र सरकार, आपने देख लिया बजट कैसे पेश करती है। रेलवे का बजट के साथ आता ही नहीं है। पता नहीं चलता कब आप क्या बढ़ाने वाले हो, क्या घटाने वाले हो। ये जो आप पर्दा डाल के बजट में रखते हो, इस बात का विरोध है। शंकर भाई लाल जी, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को सहाल हो, इसमें किसको बुराई है? लेकिन आप ये कहो कि सच्चाई के बारे में बोले भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और एक बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने जिन लाखों किसानों का कर्जा माफ किया, ऑन द रिकॉर्ड है विधानसभा का, आप अपने मंत्री जी को बर्खास्त कर दीजिए अगर आप में हिम्मत है। जिसने बयान दिया कि मध्य प्रदेश में जो हमारा कर्जा माफ हुआ कांग्रेस शासनकाल में, वो इतने लाख लोगों का 8,500 करोड़ कर्जा माफ हुआ, उस मंत्री को बर्खास्त करके दिखाए मध्य प्रदेश सरकार।
वो झूठ कह रहे थे सदन में। आपको पता है झूठ कहना, सदन के अंदर असत कहना अपराध है, तो फिर आप उनको बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाइए, ठीक है, अपने कृषि मंत्री को बाहर करिए। समय की सीमा है, समय की सीमा है। मैं चाहूंगी शंकरलाल तिवारी जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। बहुत जल्दी से रखूंगा, पर बजट पर बात हो रही थी आज राज्यपाल के अभिभाषण और किसानों के घोषणा, तो भाई साहब ने बहुत अधिक बातें कही। देखिए, ये झूठे नारे देने का काम कांग्रेस का पुराना शगल है। मुझे याद है, मैं इमरजेंसी में भी जेल में रहा हूँ भाई साहब सक्सेना जी। गरीबी हटाओ का नारा शायद एक एक बच्चे को याद होगा जो उस काल के थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, आप लोग गरीबी हटाए दे रहे हो। और आज की स्थिति आप देख लीजिए, यदि गरीबी हटाई होती तो कांग्रेस इस तरह से जनता के सामने धराशायी नहीं होती, धूल दूसरित नहीं होती। और अब हमारी बात कर रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि आप स्पेसिफिक बताओ कि कौन सी घोषणा सड़कों के मामले में, बिजली उत्पादन के मामले में, सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर की होती, आज 60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो रही। उसका नतीजा है कि देश प्रदेश में, पंजाब जैसे प्रदेश को गेहूं में पछाड़ दिया, उत्पादन बढ़ा है। कृषि कर्मण मार्ड कोई बीजेपी की सरकार के टाइम में नहीं, कांग्रेस की सरकार के टाइम में भी मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। सिंचाई बढ़ाई, बिजली बढ़ाई, सड़कें बनाई, तमाम फ्लाईओवर बनाए, ठीक है। और इस सबके बावजूद आप कह रहे हो भाई कौन सी घोषणा है, बताओ ना जरा सा। इतनी आर्थिक तंगी के बाद भी कोरोना काल के दुनिया जानती कि हरा हरा नहीं है, पूरी दुनिया हरी हरी नहीं है कोरोना के बाद। पर आपने तो 2500 करोड़ रुपए जो ब्याज के शेयर देना था बीमा का, वो सरकार ने नहीं दिया था कमलनाथ जी की, और शिवराज जी ने आने के 15 दिन के अंदर। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, मैं बीच में रोकूंगी, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीच में रोक रही हूँ कि समय की सीमा है। देखिए, ये चर्चा ऐसी है, मुद्दों पर जब बात होती है सदन में, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो किसानों से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, समय ज्यादा लगता है, लेकिन समय की सीमा है। देखिए, सदन में संग्राम होना ही है, चर्चा जब जब चलेगी, पॉइंट्स जब जब आएंगे, जब जनता से जुड़ी बातें होंगी, किसानों के हक की बातें होंगी, तो ये होना ही है। कौन कितना करके धरातल पर दे पा रहा है, ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।